डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बीए फर्स्ट ईयर के तलबा से जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो तीसरे चैप्टर के कुछ मुद्दे रह चुके थे, सार्वभौमत्व के घटक। तो इन घटक के ऊपर जो है तो हमने चार घटक के ऊपर जो है तो चर्चा की थी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर सार्वभौमत्व का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि सार्वभौमत्व का जो मतलब होता है वो सर्वशक्तिमान या फिर सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली क्या है? किसी ने कहा कि भाई राज्य सर्वशक्तिमान है, किसी ने कहा कि सत्ता, ये जो है तो यानी कि जो सत्तावादी पक्ष है वो सर्वशक्तिमान होता है, वही सार्वभौमत्व होता है। या किसी ने कहा कि भाई देश का जो कानून है, कानून के आगे कुछ नहीं, सार्वभौमत्व जो है वो कानून है। तो यहाँ पर एक कानून भी जो है तो गलत करार दिया गया। उसके बाद देश की जो जनता होती है यही सही मानों में सार्वभौमत्व कहलाती है, सुपर पावर कहलाती है, क्योंकि देश की जनता के हित के लिए जनता ही कानून बनाती है। जनता अपने संरक्षण के लिए, जनता अपने विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए जो भी काम करती है वो अपने लिए करती है। राज्य बना रही है अपने लिए बना रही है, सत्ता बना रही है अपने लिए बना रही है, देश का कानून बन रहा है अपने लिए बन रहा है। तो अपने लिए बन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जनता जो काम कर रही है वही जो है तो सार्वभौमत्व है। यानी कि जनता, क्योंकि जनता ही सत्ता को बनाती है, राजकीय पक्ष को कुर्सी पे बिठाने का काम जनता का है। जनता अपने हित के लिए, अपने संरक्षण के लिए कानून को बनाती है, उस हिसाब से जनता ही सार्वभौमत्व कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर पांचवा मुद्दा, सार्वभौमत्व हे अविभाज्य अस्ते। सार्वभौमत्व काय असते? हे अविभाज्य रहता है, यानी कि सार्वभौमत्व ये किसी को जो है तो बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य। इसको अलग भी नहीं किया जाता, इसको बांटा भी नहीं जाता। किस तरह से कि भाई अब देश में जो है तो हमारे पास हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जो है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये तमाम लोग जो है तो एक कम्युनिटी, एक जगह रहते हैं। यहाँ पर ये लोग जो है तो बट नहीं सकते। ये जब एक जगह आ जाते हैं तो यही इनकी यूनिटी जो है तो सार्वभौमत्व कहलाती है। यहाँ पर अगर सार्वभौमत्व बढ़ गया तो देश बिखर जाएगा, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए जो है तो यहाँ पर सार्वभौमत्व कभी भी बिखर नहीं सकता। सार्वभौमत्व एकजुट रहता है, और एकजुट रहने से ही इनका फ़ायदा है। उसके बाद का मुद्दा, सार्वभौमत्वाचे जे स्थान आहे ते स्थान कसे आहे? सार्वभौमत्वाचे निश्चित स्थान दाखवणे कठीण आहे। संघराज्य शासन पद्धतीत तर ते अधिकच कठीण आहे। प्राध्यापक लास्की यांच्या मते व्यवहारात सार्वभौमत्वाचे स्थान निश्चित करणे जवळपास अशक्य आहे। अमेरिकेत संघसूचीच्या बाबतीत संघ सरकार तर राज्यसूचीच्या बाबतीत राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ आहेत। एक संघ सूची जो होती है, जैसे कि हमारे देश में भी सूची है, एक केंद्र सूची है, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरी जो है तो तीसरी और एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, केंद्र सूची, राज्य सूची, खैर। तो इस तरह से दो सूचियाँ तो ये होते हैं। केंद्र सूची में जो है तो केंद्र के जितने भी अधिकार है, जितने भी कानून है, वो इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में रहते हैं। उसी तरह से राज्य सूची है। राज्य सूची जो है तो राज्य सूची में राज्य के बारे में जितने क़वानीन हैं, जितने भी उसूल हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो लिखे जा चुके हैं। और उसके बाद है समवर्ती सूची, तीसरी समवर्ती सूची में जो है तो बाकी के जो रिमेनिंग रहे हुए हैं उसमें जो है तो समवर्ती सूची में जो है तो ऐड किए गए हैं। इस तरीके से 3 सूचियां हैं। और उसी तरह से अमेरिका में 2 सूचियों के बारे में तो प्राध्यापक लास्की जो है तो यहाँ पर बताता है।
डी टॉक्युली कुले यांच्या मान्यता प्राप्त घटनावाद्यांनी दुहेरी सार्वभौमत्वाचा सिद्धांत मान्य केला आहे. मात्र सार्वभौमत्वाचा एक संघ विचार मांडणाऱ्यांच्या मते संघराज्यात दुहेरी सार्वभौमत्व नसते. संघराज्य पद्धति जहाँ पर है वहाँ पर दुहेरी किस्म का सार्वभौमत्व नहीं रहता. कहीं पर भी जो है तो एक ही किस्म का जो है तो सार्वभौमत्व रहता है. इस तरह से जो है तो यहाँ पर हमने सार्वभौमत्व का जो स्थान है वो निश्चित किया हुआ है. अब विविध शासन पद्धति व सार्वभौमत्व, अब जहाँ पर भी अलग अलग किस्म की शासन संस्था है या शासन पद्धति है और वहाँ पर किस तरीके से सार्वभौमत्व होगा. अनियंत्रित राज्यशाहीत सार्वभौमत्वाचे स्थान निश्चित करणे सोपे असते. प्राचीन काळात जनता निमूटपणे कायद्याचे पालन करीत होती. निरंकुश सत्ता होती. राजा सार्वभौम सत्तेचे मूर्त स्वरूप होते. राजा उस ज़माने में क्या था, सार्वभौमत्व का मूर्त स्वरूप था. जहाँ पर राजशाही थी वहाँ पर जो है तो इस तरह से जो है तो राजशाही हुकूमत यही सार्वभौमत्व कहलाती थी. वहाँ पर जनता जो है तो उस वक्त के ज़माने में सार्वभौमत्व नहीं हुआ करती थी. जहाँ पर हुकुमशाही है उस हुकुमशाही में भी जो है तो जनता को सार्वभौमत्व का स्थान नहीं रहता. जहाँ पर जो हुकूमत कर रहा है या जो हुकुमशाह है वही सार्वभौम कहलाता है. लेकिन लोकशाही में जो है तो जनता ही दरअसल में सार्वभौमत्व कहलाती है. उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक युगात सार्वभौमत्वाचे स्थान काय आहे. आधुनिक युगात सार्वभौमत्वाचे स्थान जे आहे ते राष्ट्र राज्य कल्पना अस्तित्वात आल्यानंतर 16व्या शतकाच्या उत्तरार्धात फ्रेंच विचारवंत बोडिन यांनी प्रथम सार्वभौमत्वाचा आधुनिक सिद्धांत मांडला. त्यावेळी चर्च व राज्य यांच्यात वर्चस्वासाठी संघर्ष चालू होते. उस ज़माने में यूरोप खंड में या अमेरिका में जो है तो देखेंगे कि चर्च की एक अलग हुकूमत कहलाई जाती थी. चर्च और राज्य में दोनों में तनाव रहता था. कोई कहता था कि चर्च जो है तो ये अधिक सार्वभौम है, शक्तिशाली है, चर्च की जितनी भी बातें हैं वो आपको माननी पड़ेगी. तो कुछ लोग कहते थे कि भाई राज्य जो है तो ये अलग चीज़ है और राज्य की अपना सार्वभौमत्व होता है, राज्य ही सार्वभौम है. इस तरह से दोनों में जो है तो तानातानी जो है तो लगी रहती थी. बोडिन हा एक विचारवंत आहे. त्याच्या मतानुसार सार्वभौमत्वाबाबत मांडलेल्या विचारांची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहे. नंबर 1, सार्वभौम सत्तेवर अंतर्गत व बाह्य नियंत्रण नसते. सार्वभौमत्व के ऊपर अंतर्गत और बाहर से भी और अंदर से भी किसी किस्म का जो है तो नियंत्रण नहीं रहता. सार्वभौम ये एक आज़ाद होता है. दूसरा है कायदा करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार असतो. कायदा करने का जो अधिकार है ये सार्वभौम सत्ता को ही है. हम अगर देखते हैं कि हमारे देश में जो है तो कभी केंद्र सरकार कायदा करती है, कभी राज्य सरकार कायदा करती है, लेकिन जो कायदा किसी को भी ना पसंद आए वो उसके बाद जो है तो जनता ही उसका फैसला करती है और जनता ही कहती है कि भाई हमको ये कायदा मंजूर नहीं है, इसके बजाय जो है तो दूसरा कायदा है तो निर्माण किया जाए. तीसरा मुद्दा है निरंकुश अदय विभाजन मुक्त अमर्याद सत्ता सार्वभौमत्व असते. यानी कि निरंकुश भी होती है, इसके ऊपर किसी किस्म का अंकुश नहीं होता, और अदय यानी कि ये देती भी नहीं, ये अदा करती भी नहीं आती. इस तरह से जो है तो सार्वभौमत्व देती भी नहीं आता और इसके ऊपर किसी किस्म की लगाम जो है तो लगाई नहीं जा सकती. पांचवा है चौथा, सार्वभौम सत्तेने केलेल्या कायद्यास अपवाद केवळ सार्वभौम सत्ताच आहे. जैसा कि कहा जाता है कि अगर शोले फिल्म में कहा है गब्बर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है खुद गब्बर. उसी तरीके से सार्वभौम सत्ता को अगर कोई हरा सकता है या सार्वभौमत्व को कोई नष्ट कर सकता है तो वो खुद सार्वभौम सत्ता है. यानी कि जनता खुद है, जनता खुद अपना फैसला ले सकती है. पांचवा मुद्दा है सार्वभौम सत्ता एका अनेक व्यक्ती मार्फत अभिव्यक्त होऊ शकते. सार्वभौम सत्ता एका किंवा अनेक व्यक्तिमार्फत अभिव्यक्त होऊ शकते. सार्वभौम सत्ता को अभिव्यक्त करना यानी कि उसको प्रेजेंट करना है. हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, या एक आदमी भी उसको प्रेजेंट कर सकता है या अनेक लोग भी जो है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं. तो जैसा कि हम देखते हैं कि भाई जहाँ पर जो है तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई फैसले लेता है, जनता जब
एक जगह एकजुट होती है तो वहाँ पर जो है तो आपको देखने मिलेंगे। अभी किसान के मोर्चे चालू है, इससे पहले एनआरसी सीएए के बारे में भी जो है तो चर्चा हुई। यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए, और सब ने मिलकर जो है तो गुहार लगाई और नारे लगाए और अपने आप को जो है तो यहाँ पर प्रेजेंट किया, अभिव्यक्त किया। तो सही और गलत फैसले के बारे में जो है तो जहाँ पर अभिव्यक्त होता है, प्रचार होता है, प्रसार होता है, उसी को हम जो है तो सार्वभौमत्व ये खुद को भी जो है तो प्रेजेंट कर सकता है, और एक साथ बहुत सारे लोग भी मिलकर जो है तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर उनके ऊपर अगर किसी किस्म की बन आती है या कोई किस्म का जो है तो अड़थड़ा पैदा होता है, तो गवर्नमेंट से ये जो है तो अपना हक मांगने के लिए जो है तो खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से सार्वभौमत्व का ये दूसरा पीरियड जो है तो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम तीसरे पीरियड में, कल के पीरियड में जो है तो इसके आगे मज़ीद और क्या चीज़ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।